रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिजान् जगान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। हमने कल तक सहज नाड़ी परीक्षा मैन्युअली कैसे की जा सकती है इसके बारे में जानकारी ली। इस 515वीं ऑनलाइन सहज नाड़ी परीक्षा प्रशिक्षण का सबसे बड़ी खासियत अगर कुछ है तो इसमें एक दिन हमने डेडिकेट करके रखा है टेक्नोलॉजी इन पल्स डायग्नोसिस। क्यों? तो अब ये विषय आपके सिलेबस में भी है और उसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बढ़ रही है कि नाड़ी परीक्षा जैसा जटिल विषय जो पहले टेक्नोलॉजी द्वारा करना असंभव सा लगता था अब आसान सा हो गया है। सिर्फ संभव नहीं, आसान हो गया है। मुझे याद है आज भी मैंने 1991 में पीएचडी के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया था यूज ऑफ एआई इन आयुर्वेदा डायग्नोसिस। बड़ा हंगामा हुआ था उस वक्त विद्यापीठ में, क्योंकि न एआई के एक्सपर्ट्स अवेलेबल थे, आयुर्वेद में तो कोई कतई एआई नाम की चीज को जानता तक नहीं था। तो हमें हमेशा ये प्रॉब्लम रही कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब निदान में, तब तो मॉडर्न मेडिसिन भी निदान में कम प्रयोग करती थी, नहीं के जैसा। आज 40 साल के बाद, 25, 33 साल के बाद हम ये जरूर देखते हैं कि आज आधुनिक वैद्य के नैदानिक प्रक्रिया में 40 से 45% ये कृत्रिम प्रज्ञा द्वारा निदान करने में जाता है। पिछले कुछ दिनों में जो एआई का विकसन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कृत्रिम प्रज्ञा कहते हैं, उससे ऐसे लगने लगा है आने वाले कुछ एक साल में नैदानिक प्रक्रिया का 80 से 90% पोर्शन जो है वह एआई बेस्ड मशीन के द्वारा होगा। बहुत आयुर्वेद के विश्व में अभी तक हमारे पूर्व सूर्यों की मान्यता और मानसिकता नए तकनीकों को एक्सेप्ट करने की नहीं रही है। धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़े बदलाव हमें औषधि निर्माण के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वहां पर प्रमाणिकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, नापना और प्रोसेस अब एआई बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा होने लगी है। निदान की प्रक्रिया में कुछ बातें होने लगी है, पर जहां तक आयुर्वेद निदान की बात है, अभी भी हमारे दूधाचार्य
उसे मानने और समझने के स्थिति में नहीं है। पर भला हो NCISM का, उन्होंने अब सिलेबस में AI बेस्ड नाड़ी परीक्षा यंत्रों का समावेश किया। तो हमारे लिए अवश्यम भावी है कि हम दूसरा कौन आ रहा है मालूम नहीं। तो ये प्रक्रिया जो है निदान की प्रक्रिया, क्योंकि नाड़ी परीक्षा यंत्र AI बेस्ड इतना स्पष्ट उल्लेख सिलेबस में होने के कारण से अब विद्यार्थियों को AI भी सीखना पड़ेगा, यंत्रों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और नाड़ी परीक्षा में यंत्र का उपयोग के बारे में भी समझना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमारी पहली बैच है, तो हमने ये जानबूझकर इसमें इसका समावेश किया है। बड़ा यांत्रिकीकरण जो है नाड़ी परीक्षा, ये बहुत पुरानी घटना है। आप कदाचित आपको ये अविश्वसनीय लगेगा, पर हमारी घड़ी की निर्मित जो है वह करने में भी नाड़ी का बड़ा रोल है। गैलीलियो ने पेंडुलम की मूवमेंट को अपने नाड़ी के साथ नापा। गैलीलियो 15वें शती का व्यक्ति था। नाड़ी परीक्षा को ग्राफ के रूप में बनाने का प्रयास 16वें 17वें शती से शुरू हुआ है। पर यह यंत्र बने अलग अलग तरीके से। स्पिग्मोमीटर के नाम से जाने गए। स्पिग्मोमीटर एक स्टाइलस का एंड यहाँ रखते थे, एक स्टाइलस का एंड कार्बोनेटेड पेपर पे रहता था जो रोलर पे लगा हुआ है, तो वो घूमता था। तो यहाँ पर जो नाड़ी के साथ ये हिला तो सामने का स्टाइलस भी हिलता था और ग्राफ निकलता था। इसके बाद रिस्ट पे बांधने वाला स्पिग्मोमीटर आया जो मैंने देखा है। उसके पहले वाले स्पिग्मोमीटर मैंने नहीं देखे। ये 18वें शती में आया हुआ स्पिग्मोमीटर मैंने जरूर देखा है। हांगकांग के हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंसेस में, म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंसेस में ये मशीन रखी हुई थी और उसके ग्राफ भी रखे गए थे। जो तो बहुत पहले से है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपको 16वें शती की, 15वें शती की, 17वें 18वें शती की, आज से 250-300 साल पहले। तब तक मैकेनिकल ही नाड़ी देखी जाती है और नाड़ी देखना इसलिए जरूरी माना जाता था क्योंकि नाड़ी के माध्यम से हृदय की स्थिति को नापा जाता था। एकमात्र जरिया था हृदय की एक्टिविटी को समझने के लिए नाड़ी परीक्षा करो। पश्चात काल में जैसे ECG का इजाद हुआ, हृदय के इलेक्ट्रिकल करंट्स का इजाद हुआ, इस नाड़ी परीक्षा को समझने की जरूरत कम होने लगी।
और धीरे धीरे नाड़ी परीक्षा चिकित्सकों के बजाय सिस्टर्स के हाथ में गई, नर्सेस के हाथ में गई, परिचारक के हाथ में गई। जिसके बारे में ये कहा जाता था, द फिजिशियन शुड नॉट प्रिस्क्राइब बाय लेटर्स, ही शुड प्रिस्क्राइब बाय पल्स। उस शास्त्र से नाड़ी परीक्षा मानो कि जैसे गायब ही हो गई। इतनी गायब हुई कि आज अगर आधुनिक वैद्यक का, वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस का, पश्चिमी वैद्यक का कोई भी चिकित्सक जब हमें मिलता है, वो कहते हैं पल्स डायग्नोसिस। और वस्तुस्थिति ऐसी है, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट आज भी नाड़ी का बहुत शानदार प्रयोग उनके प्रैक्टिस में करते हैं, पर वो रिस्ट के बजाय कैरोटिड का उपयोग करते हैं। इतना ही फर्क है। पोस्ट सीएबीजी या पोस्ट एंजियोप्लास्टी, अगर कार्डियोलॉजिस्ट को आप देखेंगे तो वो अल्नर आर्टरी को पाल्पेट करते हुए मिलेंगे। पर जब हम दोषों की बात करते हैं तो दोषों को डिजिटलाइज रूप में समझना एक अरसा सा हो गया है। पहला पेटेंट वातपित्त कफ को डिजिटली समझने का 1951 में दिया गया। आई एम श्योर आपको विश्वास नहीं होगा, सैनो कॉर्पोरेशन जापान से ये पेटेंट दिया गया और उस पर कुछ कामकाज ही नहीं हुआ। तो 78 तक बिकॉज ऑफ पेटेंट लॉज किसी ने कामकाज नहीं किया। उसके बाद काम शुरू हुआ 80 के दशक में। तब तक ईसीजी एस्टेब्लिश हो चुके थे और ईसीजी का डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया। पहले ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में गिने जाते थे, उसको डिजिटलाइज करने के प्रयास शुरू हो गए थे। तो भारत के एक फिजिशियन देशबंधु वाजपेयी जी, इन्होंने 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक त्रिदोषाग्राफ नाम के यंत्र का इजाद किया और उस यंत्र के माध्यम से उन्होंने कार्डियक इलेक्ट्रिकल करंट्स को ही त्रिदोषों के रूप में समझने का प्रयास किया। यह प्रयोग उन्होंने भारत के सभी वैद्य वर्ग को बताने का, उन तक पहुंचने का प्रयास किया। हमारे अधिकारियों ने उसे सराहा भी, पर अनफॉर्चुनेटली ये सामान्य वैद्यों तक पहुंचा ही नहीं, न उसे कॉलेज तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया भी नहीं था, लोगों तक पहुंचाने का कोई जरिया भी नहीं। 2000 में एक रशियन साइंटिस्ट ओलेग सोरोकिन, ये चाइनीज नाड़ी परीक्षा पे काम कर रहे थे। साथ में उनको आयुर्वेद के कुछ वैद्य मिले, वैद्य वसंत लाड जी, राम मनोहर जी, और उन्होंने उसी इलेक्ट्रिकल करंट के आधार पर एक मशीन बनाई जिसका नाम था वेदा पल्स। बड़ा सिंपल सा मशीन है, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं।
ईसीजी जैसे इसके भी ग्राफ निकलते हैं और इन ग्राफ के माध्यम से नाड़ी के वेरिएशन को समझने का प्रयास किया। चाइनीज से शुरू हुआ ये प्रवास आयुर्वेद, योगा, चक्रा, अरोमा और न जाने कितने कितने विषयों को छूते जा रहा है। 2004 में हमारा प्रयास था 91 का फेल्यूर। 2004 में पुणे के एक इंजीनियर अनिरुद्ध जोशी भी किसी कारणवश अपने पत्नी की नाड़ी परीक्षा करने के चक्कर में एक वैद्य से मिले, अशोक वैद्य जी, और उन्हें लगा कि इसको यांत्रिकीकरण करना चाहिए। उन्होंने उसके लिए पीएचडी में भाग लिया और एक यंत्र का इजाद किया। 2004 से चली हुई पीएचडी 2008 में खत्म हुई। उसके बाद इस यंत्र के ट्रायल्स होते रहे और ये यंत्र बना नाड़ी तरंगिणी। इसका नाम बहुत बार सुना जाता है क्योंकि चौथे बैच में इसको अवार्ड भी दिया गया इनोवेशन का, और इन्होंने अपने प्रयास से वैद्यों तक इसका पहुंचाने का प्रयास भी किया। मैं ये 2013 से इस्तेमाल करता हूँ। वेदापल्स तकरीबन उसके सभी मॉड्यूल के साथ $4000 के आसपास जाता है, $US। नाड़ी तरंगिणी $700 होते हैं। 2016 में बेंगलोर के एक इंजीनियर ने, अभी तक वेदापल्स तक इलेक्ट्रिकल करंट का प्रयोग होता था, नाड़ी तरंगिणी में उन्होंने, आप अगर नाड़ी तरंगिणी की व्यवस्था देखोगे, दिख रहा है आपको ये तीनों उंगली जैसी जगह, पर हमारी उंगली के एग्जैक्ट अपोजिट है ये। अगर उंगली को देखेंगे, हमारी उंगली बाय कॉन्वेक्स है, ये बाय कॉन्केव है, खड्डा है दोनों तरफ। तो ये जब हाथ पे रखते हैं तो एक वैक्यूम सा बनता है और यहाँ पर एयर कॉलम को मूवमेंट होती है, उस एयर कॉलम की मूवमेंट को गिने जाती है। स्पेशलाइज सेंसर्स बनाए तो उसके साथ ही मशीन आई। यह भी गुणों, देखो नाड़ी परीक्षा करना मतलब गुणों का एनालिसिस करना है, ये भी गुणों का एनालिसिस करा। 2016 में यह मशीन आई, नाड़ी स्वरा नाम है इसका। क्या? नाड़ी स्वरा। यह सिंगल पॉइंट मशीन है। यह नाड़ी के ट्यूब में से होने वाले साउंड वेव्स को कैप्चर करती है और उससे एनालिसिस करने का प्रयास करती है। तब तक दुनिया में और जगह पर, खास करके अमेरिका में, नाड़ी परीक्षा पर यंत्रों की निर्मित का एक सिलसिला सा चला। इलेक्ट्रिक, टेक्टाइल, इंड्योरेंस, अकॉस्टिक और सबसे बड़े पैमाने पे आया फोटो सेंसर। तब तक मोबाइल ने अपने हाथ पांव पसार दिए थे, वेरेबल्स आना शुरू हो गए थे। हेल्थ इंडस्ट्री में वेरेबल्स का बहुत बोलबाला होने लगा था और इसी में पर्सनलाइजेशन करने की बात आई तो सबका ध्यान नाड़ी परीक्षा की तरफ गया। तो वेरेबल में जो लेजर प्रयोग होता था, कैमरा प्रयोग होता था, उसके माध्यम से
फोटोप्लेथिस्मोग्राफी करने का रिवाज निकला और तकरीबन 1000 के आसपास यंत्र यूएस में बने जो चाइनीज एल्गोरिदम पर आधारित थे। भारत में 2018 में लॉन्च हुआ आयुरिदम। यह एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो मोबाइल के कैमरे का उपयोग कर मोबाइल के स्क्रीन लाइट को ऑप्टिमाइज करके उसका उपयोग कर आपके ब्लड फ्लो को एनालाइज करता था, वात पित्त कफ को समझता था। इट वॉज अ वेरी नॉवेल आइडिया। तो लोगों का ध्यान उस तरफ गया और आयुर्वेदम लोगों तक पहुंचने के लिए कामयाब होने लगा। तो 2019 में शार्क टैंक आया पहला और उस शार्क टैंक में आयुर्वेदम को प्रेजेंट किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। और फर्स्ट सेशन का ओनली आयुर्वेदा स्टार्टअप विच गॉट फंडिंग वाज आयुर्वेदा। तो रातों रात उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। 50,000 डाउनलोड थे। उस दिन किस तरीके के वाकया हुआ कि सब सर्वर्स बंद हो गए, डाउन ही हो गए। इतना ह्यूज रश आया। फिर आने वाले 3-4 दिनों में उन्होंने सर्वर्स अपडेट किए। आज 1.2 मिलियन डाउनलोड। रोज के 10 से 20,000 लोग रोज नाड़ी परीक्षा करते हैं। करीबन 4 मिलियन डाटाबेस, 40 मिलियन का डाटाबेस है। 40 मिलियन नाड़ी परीक्षा का डाटाबेस है। और आज के तारीख में फोटो सेंसर के साथ, फोटोप्लेथिस्मोग्राफी के साथ दुनिया का नाड़ी परीक्षा का सबसे बड़ा डाटाबेस आयुर्वेदम है। मैं आयुर्वेदम से जुड़ा हुआ हूँ एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट डायरेक्टर। मैं एडवाइजर हूँ नाड़ी स्वरा को, नाड़ी तरंगिनी को, वेदा पल्स को। मैं सबके लिए नाड़ी परीक्षा के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ। उसके बाद आया कोविड। कोविड में हमारे सबके पास बड़ी समस्या थी, पेशेंट को हाथ नहीं लगाना क्योंकि दवाखाने बंद थे। तो आयुर्वेदम का हमने खूब उपयोग किया और उस समय ध्यान में आया कि आयुर्वेदम उस एक व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा करने के लिए सक्षम है, पर एक चिकित्सक के लिए तो अनेकों व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा करनी पड़ती है। तो ये विषय निकला कि क्या ये टेक्नोलॉजी हम यंत्र में डाल सकते हैं क्या। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी यंत्र में सस्ते से सस्ता रूप में लेके आऊं। हमारी कल्पना 2000 रुपए में आने की थी और वो नहीं हो पाए। हमने पूरे प्रयास के साथ लॉन्च किया सहज नाड़ी यंत्र सनाई। हमारी टैगलाइन है नाड़ी परीक्षा सिंप्लीफाइड। नाम है इसका सहज नाड़ी यंत्र। ध्यान में रखना, सहजता से नाड़ी परीक्षा करते आओ, इसलिए इस यंत्र का निर्माण हो।
एक बड़ी कॉमन मशीन जो कोविड में सबको पता चल गई थी, पल्स ऑक्सीमीटर, यह भी फोटोप्लेथिस्मोग्राफी के सिद्धांत पर ही काम करती है। इसमें से एक उच्च श्रेणी की मशीन लेकर नॉर्मल ऑक्सीमीटर्स 200-300 रुपए के आते हैं। एक हाई एंड ऑक्सीमीटर हमने लिया, उसको अल्टर किया, उसकी चिप बदल डाली, उसके सॉफ्टवेयर बदल डाले और जन्म लिया 2022 में हमने बैट में लॉन्च किया सनाई। सनाई एकमात्र यंत्र है जो सहज नाड़ी परीक्षा को सपोर्ट करता है। इसमें अनेक मोड उपलब्ध है परीक्षा करने। चिकित्सक को अपना रिकॉर्ड रखने के लिए पूरी सुविधा है। रुग्ण की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में संभालने की पूरी प्रक्रिया इसमें है और ये कम है करके उसके अपॉइंटमेंट और फाइनेंशियल डिटेल्स भी रखे जा सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी होगी, जैसे कि इसमें रिपोर्ट आप स्कैन करके स्टोर कर सकोगे। यह आता है अमेज़न क्लाउड की 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो आपके फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल नहीं खाता। ये पूरा डाटा अमेज़न क्लाउड पे जाता है, जिसे आप कहीं से भी कभी भी नेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। इसको इंटरनेट की आवश्यकता है। आज के तारीख में यह एंड्रॉयड बेस्ड है, एंड्रॉयड पे चलता है। इसका वेब वर्जन शायद आने वाले 2-3 महीने में आ जाएगा और iOS वर्जन भी आ जाएगा। जैसे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इसकी एक्यूरेसी आज के तारीख में 95% से अप है। तो पहले देखते हैं इसका डेमो कैसे होगा। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जूम पे चले जाइए। जो मैं अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगा वो हमारे रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि यह फ़ोन मैं बंद करूंगा, क्योंकि मेरे सभी एप्लीकेशन इसी फ़ोन पर हैं। तो रिकॉर्डिंग को चालू रख के उसको करना नामुमकिन है। तो मैं इसे बंद करूंगा। आपको विनती है कि जूम पे चले जाइए। जूम पे मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा, ये कैसे काम करता है। मैं आशा करता हूँ आने वाले कुछ वर्षों में यह सभी के लिए एक आवश्यक भावी यंत्र होगा। जैसे हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है, वैसे एक नाड़ी यंत्र होना एक पर हर एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास होना चाहिए। मेरा यही प्रयास रहा है कि हर एक वैद्य ने नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए और यंत्र मुझे उसमें सहायता करते हैं। तो जैसे आप एडमिट होती है तो मैं यहाँ से बंद करूँ और फिर आपको दिखाने की कोशिश